बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन लॉज़ के ऊपर एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नेट फोर्स इफ़ काजेज मास m1 to accelerate with a and a net force of 3f causes mass m2 to accelerate at 2a. What is the relation between two masses? ऑप्शन जो है m1 is greater than m2, ऑप्शन बी m1 is equal to m2, ऑप्शन सी m2 is greater than m1 and ऑप्शन डी m1 is equal to 2m2। तो पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इसी स्टेटमेंट से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है विदाउट सोल्यूशन हम इसकी आंसर को समझ सके, गेस कर सके, सही तरीके से गेस कर सके। तो देखते हैं, नेट फोर्स इफ काजेज मास m1 टू एक्सेलरेट विद a, एक्सेलरेशन जो है a, मतलब ये है एक बॉडी है जिसका मास m1 है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है f के बराबर। कितना फोर्स? f फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास कितना है? a के बराबर है। अच्छा, अभी क्या है? अ नेट फोर्स ऑफ 3f, ये दूसरा एक फोर्स है 3f का, काजेज मास m2, एक दूसरी बॉडी के ऊपर लग रहा है जिसका मास m2 है। वहाँ पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? टू एक्सेलरेट एट 2a, उसके अंदर 2 टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मासेस? तो इन दोनों मासेस के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा, देखते हैं। ज़रा देखिए, हमें पता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन और मास का हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। तो देखिए, अगर एफ की वजह से ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो अगर मास m1 m2 के बराबर हो, बात को ज़रा सुने ध्यान से, अगर मास m1 बराबर हो m2 के, तो अगर फोर्स f है, एक्सेलरेशन a है, वही सेम मास अगर हो, तो अगर फोर्स 3f बन जाए तो एक्सेलरेशन को भी 3a होना चाहिए, जो कि 3a नहीं है, जिसका मतलब ये बन रहा है कि हमारे पास जो है दोनों मासेस इक्वल तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वाला तो हमारे पास डायरेक्टली गलत हो गया, m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि दोनों इक्वल हो। अच्छा, इक्वल नहीं है तो फिर या तो m1 ग्रेटर होगा या फिर m2 ग्रेटर होगा। ज़रा इस बात को समझते हैं। देखें, अगर हमारे पास f की वजह से एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान से सुने, एक्सेलरेशन और मास का जो है वो आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर फोर्स 3 टाइम इंक्रीज हो जाए, तो अगर ये 3a आता तो दोनों मासेस बराबर होते। अगर ये 3a के बराबर नहीं आ रहा, अगर ये 3a से ज़्यादा आता, एक्सेलरेशन अगर 3a से ज़्यादा तो मास फिर कम होता, ठीक है। मास फिर क्या होता? वो हमारे पास कम होता। लेकिन यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो है वो 3a से कम है, तो अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब ये है कि मास m2 जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ m2 इज़ ग्रेटर देन m1, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं ज़रा इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज़ के बराबर है? f डिवाइडेड बाई m के बराबर है। अगर यहाँ पर हम बात करें एक्सेलरेशन नंबर 1 की, तो ये बन जाएगा f डिवाइडेड बाई m1 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन a1 जो है वो तो हमारे पास a के बराबर है। अगर मैं इस तरह करूँ, एक्सेलरेशन 2 जो है वो हमारे पास बराबर होगा f2 डिवाइडेड बाई m2 के बराबर होगा, ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन a2 बराबर है किस चीज़ की? 2a की। f2 वाला जो फोर्स है वो हमारे पास 3f के बराबर है डिवाइडेड बाई m2 अपनी जगह पर, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम इस तरह करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। a1 डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई m1 डिवाइडेड बाई 3f डिवाइडेड बाई m2 आ जाएगा, ठीक हो गया।
अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँ तो ये बन जाएगा, ये m1 जो है यहाँ पर ये a के बराबर होगा। ठीक हो गया, ज़रा देखिए ना, m1 में जो एक्सेलरेशन है वो a है और m2 में जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास 2a है। अच्छा, a डिवाइडेड बाई 2a दैट इज़ इक्वल टू f डिवाइडेड बाई m1। इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा m2 डिवाइडेड बाई 3f आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब किस तरह से ये दोनों फोर्सेस जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्सेलरेशन इस वाले के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बन गया 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाई 3m1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको यहाँ शिफ्ट करें और इसको यहाँ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 3m1 इज इक्वल टू 2m2 आ जाएगा। ठीक है, 3m1 इज इक्वल टू 2m2 आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर m1 के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं और m2 के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन सा वाला ग्रेटर है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये वाला क्या है, ये लार्ज नंबर है 3 और ये जो 2 है ये हमारे पास स्मॉल नंबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, 3 ग्रेटर है, 2 हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है तो अगर ये वाला लार्ज नंबर है तो ये वाला लाजमी तौर पर स्मॉल नंबर होगा। ठीक हो गया। अगर ये 2 हमारे पास स्मॉल है तो m2 लाजमी तौर पर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक हो गया। तो m2 इज़ ग्रेटर देन m1 जो कि हमने गेस भी किया था। ये वाला हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। 1 न्यूटन फोर्स इन CGS सिस्टम इज डैश। 1 न्यूटन फोर्स जो है वो CGS सिस्टम में किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर 5 अर्क, 10 टू द पावर -5 डाइन्स, 10 टू द पावर 5 डाइन्स और 10 टू द पावर 7 डाइन्स। तो ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये हमारे पास बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन्स के। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ को देखिए। We have 3 bodies of mass m1, m2 and m3। हमारे पास क्या है, 3 बॉडीज़ है जिनके मासेस m1, m2 और m3 है, सच दैट m1 इज़ ग्रेटर देन m2, m2 इज़ ग्रेटर देन m3। ठीक हो गया। सबसे ग्रेटर कौन सा वाला, m1, उसके बाद m2 और उसके बाद m3 आर कनेक्टेड। ये तीनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है। If a force F is applied on bodies, अगर इनके ऊपर F फोर्स हम अप्लाई करें which will have maximum acceleration, तो कौन सा वाला एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन है A1, A2, A3 और या लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ देम। पहले ज़रा मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर MCQ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये हमारे पास एक बॉडी m1 है, ये एक सेकंड बॉडी m2 है और ये एक थर्ड बॉडी जो है m3 है। इन तीनों को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अगर इनके ऊपर एक फोर्स F को हम अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा A1, यहाँ पर एक्सेलरेशन A2, यहाँ पर एक्सेलरेशन A3 प्रोड्यूस होगा। आपसे पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई एक्सेलरेशन और मास का तो इनवर्स रिलेशन है, तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं दैट फोर्स विल बी कांस्टेंट। अगर फोर्स हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। बात को ध्यान से सुने, अगर फोर्स हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तब मास और एक्सेलरेशन का इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ तो आप गेस कर लोगे कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला होगा। आप एज्यूम कर लें ये जो 3 बॉडीज़ यहाँ पर मैंने ड्रा की हुई है, ये हमारे पास एक ट्रेन है। उस ट्रेन के हमारे पास 3 डिब्बे हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा हेवी है, ये वाला नॉर्मल सा है और ये वाला बहुत ज़्यादा लाइट है। तीनों आपस में कनेक्टेड है, एक ही ट्रेन की 3 डिब्बे हैं। अब ये ट्रेन जो है जा रहा है कराची, तो क्या होगा, ये वाला जो हेवी वाला हमारे पास है, तो अगर इसका मास ज़्यादा है और अगर आपको लग रहा हो कि इसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो होना ये चाहिए कि ये वाला डिब्बा जो सबसे हल्का है ये एक दिन पहले पहुंचना चाहिए
ये वाला जो है दूसरे दिन पहुंचना चाहिए और ये वाला तीसरे दिन पहुंचना चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं होता। तीनों डिब्बे जो है वो एक ही साथ कराची पहुंच जाते हैं। तो अब होता इधर क्या है, असल में आपको तो लगता है कि मास और एक्सेलरेशन का तो इनवर्स रिलेशन है, तो क्या ये रिलेशन गलत है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कंडीशन लिखा हुआ है कि ये रिलेशन तब वैलिड होगा जब यहाँ पर फोर्स हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो असल में होता क्या है, जब हम ये वाला फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स इन तीनों मासेस के ऊपर डिवाइड हो जाता है। अच्छा, किस तरह से डिवाइड होता है? जिसका मास ज़्यादा होगा वहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ज़रा सुनिएगा इस बात को। ये हमारे पास तीन बॉडीज़ हैं, आप एज्यूम कर लिए कि ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। अब ये वाला हेवी है, ये वाला थोड़ा सा हल्का है और ये सबसे हल्का है। अगर इन तीनों में मैंने सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना हो, अगर इन तीनों में मैंने सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना हो तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा कम और यहाँ पर फोर्स सबसे कम लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो अगर ये तीनों आपस में कनेक्टेड है तो यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है ये इस तरह से डिवाइड होगा, हेवी वाले मास के ऊपर ज़्यादा फोर्स अमल करेगा, ये वाला जो दरमियान वाला है इसके ऊपर थोड़ा सा कम और यहाँ पर जो सबसे लाइट है उसके ऊपर सबसे कम फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर फोर्सेस डिफरेंट हो जाएंगे और मासेस भी डिफरेंट है तो तब हमारे पास पॉसिबल है कि तीनों में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो, सेम हो। मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ, ज़रा क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास 3 कनेक्टेड बॉडीज़ है, M1 ग्रेटर है M2 से, M2 ग्रेटर है M3 से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि तीनों के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो सेम प्रोड्यूस होगा। किस तरह से? तो आप लोगों ने ट्रेन वाली एग्जांपल जो है वो याद रखनी है। ठीक है, ट्रेन के अगर 3 डिब्बे हैं, एक हेवी है, दूसरा थोड़ा सा नॉर्मल है और तीसरा सबसे हल्का है, तो तीनों जो है वो एक साथ पहुंच जाते हैं, तो तीनों में क्या है, एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज नन ऑफ देम। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन लिखा होता ऑल विल हैव द सेम एक्सेलरेशन तो फिर ये वाला करेक्ट होता। ठीक है, ऑल विल हैव द सेम एक्सेलरेशन तो फिर ये वाला करेक्ट होता। ठीक है, और ये वाली बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन तो है, लेकिन कब? जब फोर्स कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, विच इज इन द प्रीवियस MCQ इफ मास M1 इज 15 kg, अगर ये वाला मास 15 kg बन जाए, M2 is 10 kg and M3 is 5 kg and force F is equal to 60 Newton, then what will be the acceleration in M2? इसी तरह का क्वेश्चन है। 3 बॉडीज है, ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन ड्रा कर देता हूँ। फर्स्ट जो है मेरे ख्याल में 15 kg है, हाँ। सेकंड जो है दैट इज़ 10 kg और थर्ड जो है दैट इज़ 5 kg और इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 60 न्यूटन का है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये वाला जो M2 मास है यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि इन तीनों में एक्सेलरेशन जो है वो सेम प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम प्रोड्यूस होगा। चलिए तो ठीक है, सेम प्रोड्यूस होगा, लेकिन कितना प्रोड्यूस होगा? तो इस कितना के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा दैट A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M। आप लोगों ने हरगिज़ इस तरह से नहीं करना कि M2 या मास की जगह आप लोग M2 को पुट करें और यहाँ पर 10 लगाएं, यहाँ पर 60, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है, ज़रा इस बात को ध्यान से सुने। इस तरह नहीं है कि आप लोग इस तरह से सॉल्व करो कि फोर्स हमारे पास 60 है और चूँकि हमने एक्सेलरेशन जो है M2 में मालूम करना है, M2 का मास तो 10 kg है, लिहाजा ये हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो एज ए होल इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहा है। तो अगर हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है तो इस फोर्स के लिए ये तो एक सिंगल बॉडी बन रही है। ठीक है, तो सिंगल बॉडी अगर ये बन रही है तो इसका टोटल मास फिर कितना होगा, दिस प्लस दिस ये वाला बन जाएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इस बात की समझ आ गई?
अगर आपको ये वाला फोर्स गिवन हो, अगर आपको गिवन हो कि टोटल फोर्स 60 न्यूटन है लेकिन m2 के ऊपर जो है लेट्स सपोज 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फिर आप लोग 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय m2 कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये तो टोटल फोर्स गिवन है, तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये हमारे पास जो है इस बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि हर एक डिब्बे का या हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, A इज इक्वल टू F जो है वो 60 है, m1 जो है 15 + 10 + 5, दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 10 + 5 15 30, तो ये 0 0 के साथ और ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट MCQ, द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्राइज टू स्टॉप इट। जरा इसको समझे, एक बॉडी है और उसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी की ये बॉडी जो है ये मोशन में है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसको स्लो करने या स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉडी जब उसको अपोज करता है या उसके ऊपर फोर्स लगाता है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? दोबारा देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट, जिसकी वजह से ये फोर्स लगाता है किस पर? ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्राइज टू स्टॉप इट, ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो इसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है एक बॉडी है इसको स्टॉप कर रही है, तो ये बॉडी जो है इसको अपोज कर रही है, स्टॉप करने को क्या करती है? ये अपोज करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? अच्छा, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड ऑल ऑफ दिस, तो आप लोग पढ़ चुके हो। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनर्शिया का आप लोग एक सिंपल डिफिनीशन भी याद कर ले, हो सकता है MCQ में आप लोगों से पूछा जाए। इसका बड़ा ही सिंपल डिफिनीशन है, द अपोजिशन टू एक्सेलरेशन, द अपोजिशन टू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या मतलब हुआ? एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, आप उसमें मोशन प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो मोशन का क्या मतलब है? रेस्ट से अगर ये मूव करेगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब बॉडी की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं मैंने मूव नहीं करना, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो असल में ये मोशन जो है इसके अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन को अपोज करता है। एक बॉडी है वो मूव कर रही है और आप उसको स्टॉप करते हो या इसकी स्पीड को स्लो डाउन करते हो, तो असल में आप उसके अंदर डी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर बॉडी इसको अपोज करती है तो उसको इनर्शिया कहते हैं, तो असल में ये डी एक्सेलरेशन को अपोज कर रही है। ठीक है, तो द अपोजिशन टू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अच्छा, लास्ट MCQ आज के लेक्चर का, अ फोर्स अप्लाइड एट राइट एंगल टू एन ऑब्जेक्ट विल कंपेल इट टू मूव अलोंग, तकरीबन ये हमने कल भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी इसके ऊपर, स्ट्रेट पाथ, पैराबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ एंड सर्कुलर पाथ। एक बॉडी है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और इसके ऊपर जो है एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक बॉडी है और इसके ऊपर लेट सपोज हम एज्यूम कर ले ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेट सपोज यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो दरमियान में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इस तरह का फोर्स जो है बॉडी को कंपेल करती है टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। बेटा 3 केसेस जहन में रखें, अगर इंशाल्लाह हम आगे भी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे MCQs के ऊपर। अगर एक बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसी डायरेक्शन में हम फोर्स को लगाते हैं, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो डिक्रीज होगा। इसी तरह से अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और फोर्स जो है वो यहाँ से लग रहा है 90, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को जो है वो इफेक्ट करेगा, चेंज करेगा। सर्कुलर पाथ पर बॉडी जो है वो मूव करेगी अगर कंटिन्यूसली लग रहा हो। और अगर ये फोर्स जो है एक एंगल थीटा पर अमल करे, ये मोशन का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है, इस वाले केस में क्या होगा? यहाँ पर एंगल ना तो 0 है और ना ही 90 है, तो इस वाले केस में मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन भी चेंज होगा एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा। ठीक हो गया? तो ये थी MCQs न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर MCQs को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।